दोस्तों स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों पिछला वीडियो जो था दोस्तों राजपूत काल से था दोस्तों, उसने हमने आपको 5 MCQ दिया था। तो पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले दक्षिण भारत 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में इनमें कौन कौन से राज्य थे, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल वंश, इन राज्यों के बीच में क्या संबंध थे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे ये फैले हुए थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे जानेंगे उनका राज्य शासन कैसा था, इसकी स्थापना किसने किया था, शासन व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धर्म कौन से मानते थे, किन चीज़ों को लेकर के ये लोग बहुत ज़्यादा मानते थे इस चीज़ को। ठीक है, किसकी पूजा करते थे, धर्म की जो है स्थिति कैसी थी, आय की स्रोत या व्यापार कृषि कैसे होता था, दक्षिण भारत का विदेशी संपर्क कैसे थे, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे 5 MCQ देखने वाले हैं लास्ट में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। ये क्लास 6 SCRT हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है दोस्तों। इसके बाद में हम सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों, हम आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन, गढ़वाल वंश के अंतिम शासक कौन थे। गढ़वाल वंश के अंतिम शासक कौन थे, चंद्रदेव, विजयचंद, जयचंद या फिर गोविंद चंद। ठीक है, तो पहला आंसर क्या है दोस्तों, आपको इसको बताना है। ठीक है, तो गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे जयचंद। कौन थे, जयचंद। क्वेश्चन नंबर 2, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था, परमार वंश, चंदेल वंश, चौहान वंश या राष्ट्रकूट वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जा करके देख सकते हैं। ये इसका आंसर है चंदेल वंश। क्या नाम है, चंदेल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर दोस्तों इसी में छिपा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था, धर्मपाल, गोपाल, रामपाल या महिपाल। सब में पाल पाल आ रहा दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है दोस्तों गोपाल। ठीक है, अच्छा नाम है दोस्तों गोपाल। ठीक है, गोपाल जी ने किसकी स्थापना किया था, पाल वंश की, और पा से पाल वंश, ऐसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव, कल्हण, माघ या भारवी। तो ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जयदेव। कौन थे, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारतीय शैली को किस नाम से जाना जाता है, गांधार शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारतीय शैली को जो नाम जाना जाता है दोस्तों किस नाम से, नागर शैली के रूप में। किस रूप में, नागर शैली के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी एवं जयचंद। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद गौरी एवं भीम द्वितीय। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान। और डी ऑप्शन है दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद। तो तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था, तो सही आंसर है दोस्तों मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, ये भी मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था। इसमें पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हुआ था दोस्तों चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें जयचंद को हार का सामना करना पड़ा था। और मोहम्मद गौरी एवं भीम द्वितीय के बीच में भी एक युद्ध हुआ था गुजरात में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी को भी हार का सामना करना पड़ा था। अब आइए देखते हैं चैप्टर 12, हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है दोस्तों। इसके बाद सिविक्स नागरिक शास्त्र स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों दक्षिण भारत 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिलता है, संगम साहित्य से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, संगम साहित्य से। संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्य चेर, चोल, पांड्य राज्यों का वर्णन मिलता है। 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में कुछ नए राज्यों का भी उदय हुआ। आइए यहाँ पे देखते हैं।
विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी के उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तर भारत है इसके ऊपर, और इसके नीचे क्या है, दक्षिण भारत है। समझ में आ गया? यानी कि महाराष्ट्र से नीचे का जितना भी पूरा पोर्शन है वो सब दक्षिण भारत में जाएगा। उसे डेक्कन पठार के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है दोस्तों, फेमस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है पूरा दक्षिण भारत में जाएगा ये। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत कहते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। इधर क्या है, अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, नीचे क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। हिंद महासागर क्या है, हिंद महासागर है यहाँ पे। अरब सागर तथा बंगाल खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6ठी से 11वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल वंश का उदय हुआ। ठीक है, कहाँ पे, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, चोल वंश का उदय हुआ। इन राज्यों ने न केवल दक्षिण भारत अपितु उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इन राज्यों ने कला एवं साहित्य के विकास पर ज़्यादा जोर दिया। दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में बहुत ज़्यादा रुचि थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है आज भी दोस्तों। ऐसा मंदिर बना पाना आज काफ़ी मुश्किल है। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को दूर दराज के देशों तक भी पहुंचाया। अभी हम आगे देखेंगे दूसरे देशों में कहाँ कहाँ फेमस थे। राष्ट्रकूट वंश, मान्यखेट, इस वंश का प्रथम शासक कौन था? दंतदुर्ग, यानी कि दंतदुर्ग ने ही क्या किया था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। इनकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। कहाँ की थी? मान्यखेट, जो कि आजकल का सोलापुर है, महाराष्ट्र में है। दंतदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना। कौन बना? कृष्ण प्रथम, और इसी ने ही एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर का ये भीतरी दृश्य है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। ये एलोरा मंदिर का, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का। ये अफगानिस्तान दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे राज्य यहाँ पे फैले हुए थे। राष्ट्रकूट वंश देख लेते हैं कब से कब तक था, 753 से 973 तक। ठीक है, इसमें गोविंद तृतीय 783 से 814, कृष्ण तृतीय 921 से 965। चालुक्य वंश को बादामी भी कहते हैं दोस्तों, 550 से 753 ईस्वी तक। इसमें पुलकेशिन द्वितीय काफ़ी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। पल्लव वंश दोस्तों, ठीक है, कांची 575 से 897 ईस्वी तक। इसमें नरसिंह देव काफ़ी प्रसिद्ध हुए दोस्तों, 630 ईस्वी से 660 ईस्वी तक। फिर है दोस्तों चोल वंश, तंजौर में था दोस्तों, 895 से 1279 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें राजेंद्र प्रथम, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस थे दोस्तों। राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों चालुक्य वातापी वंश। तो चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुलकेशिन प्रथम क्या थे? चालुक्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। वातापी के दोस्तों कहाँ पे है? आधुनिक नाम इसका बादामी है, लेकिन जो कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। यानी कि इनकी राजधानी कहाँ पे है? कहाँ पे थी? बागलकोट जिले में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। इस वंश का प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। विरूपाक्ष मंदिर ये देखिए दोस्तों। पल्लव वंश, कांची पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया। वर्तमान समय में यह स्थान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक इसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया।
यह मंदिर विशाल मंदिर को काट कर बनाया गया। ठीक है, ये पत्थर था दोस्तों, इसको काट काट करके ये बनाया गया है। पल्लव की काल में कला क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई थी, यानी कि कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा अधिक फेमस हुआ। चोल वंश तंजौर में था दोस्तों। चोल वंश एक प्राचीन उपवंश, चोल वंश का उसे उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था। किसने जीता था? करिकाल। 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। किसने किया? विजयालय ने। तो इस वंश की स्थापना दोस्तों चोल वंश की विजयालय को ही माना जाता है। इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य का विस्तार किया और चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को भी जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वंश के शासक ने श्रीलंका को जीता था? तो चोल वंश। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था? तो राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। शासन व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा प्रमुख होता था। इसमें दोस्तों सर्वे सर्वा था। राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे और कर्मचारी होते थे। उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता था? राजा खुद करता था। उनकी योग्यता के आधार पर किस क्वालिटी के हैं, ठीक है, और किस शासन सत्ता को ये संभाल सकते हैं, किस विभाग का इनको मंत्री बनाया जाए, ये कौन डिसाइड करता था? राजा खुद डिसाइड करता था। मंत्रियों और कर्मचारियों का नियंत्रण उन पर रहता था, यानी कि राजा के अंडर में ही कर्मचारी और मंत्री रहते थे। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे। क्या कहते थे? राष्ट्रम। प्रांतों को मंडलम कहते थे। क्या कहते थे? मंडलम। जनपद को नाडु कहते थे। गांवों को कुर्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुर्रम। कुर्रमवासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान किया करते थे। वो सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, टैक्स लेते थे और आर्थिक रूप से अपने आप पर निर्भर थे, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं थे, स्वावलंबी थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई है। तो ये कहाँ से मिलती है? चोलों के शासन से। कहाँ से? चोलों के शासन से। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, अपने गांव की 2 समस्याओं को कॉपी में लिखिए। तो गांव की समस्याएं क्या होती हैं दोस्तों? ठीक है, नालियों की व्यवस्था संपूर्ण रूप से होनी चाहिए ताकि पानी का निकास आवागमन हो सके ठीक ढंग से, और सड़क अच्छे ढंग से हो पाए, उसमें पे खड़ंजा लगा होना चाहिए, ये भी बात होनी चाहिए। और जो गांव की समस्याएं होती हैं, किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जाता है, तो इन समस्याओं को क्या किया जाना चाहिए? योग्य व्यक्तियों के द्वारा और जो सरपंच होते हैं उनके द्वारा ये बात सुलझाई जानी चाहिए। गांव स्तर पर इन समस्याओं का समाधान कौन करता है? तो सरपंच होते हैं और उसके चुने गए सदस्य होते हैं। यही सारे लोग क्या करते हैं? समस्याओं का समाधान करते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों सामाजिक स्थिति कैसी थी। दक्षिण भारत का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। कैसे स्थित था? वर्ण व्यवस्था पर। इस समय समाज में 2 वर्ण, ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण ही थे। 2 ही वर्ग विभाजित किया गया था, एक ब्राह्मण, बाकी जिसमें आ जाए बाकी सब। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज में स्थिरता थी, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल ये सारी बातें नहीं थी। राज्य में धनी और गरीबों में काफ़ी अंतर था। धनी वर्ग काफ़ी धनी और गरीब काफ़ी गरीब। धनवान व्यक्तियों के मकान सुंदर और सुसज्जित होते थे, खूब चमक दमक वाले। गरीबों के घर सादे होते थे और कच्चे फर्श के होते थे। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। जो घर बनाते हैं दोस्तों उनके घर कभी अच्छे नहीं होते। जो खेती करते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। उसको खरीद कर खाने वाले सुखी होते हैं। कृषि मजदूर दासों की तरीके से रहते थे, गुलामी की जिंदगी व्यतीत करते थे। कौन? मजदूर वर्ग, किसान लोग। धार्मिक स्थिति कैसी थी दोस्तों? दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को मानने वाले थे? हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वह अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। बौद्ध जैन धर्म के विहारों तथा मंदिरों के निर्माण हेतु दान भी दिया करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। तो किस धर्म के मानने वाले थे? हिंदू धर्म थे। विष्णु और शिव की पूजा होती थी, जबकि बौद्ध और जैन धर्म विहारों को भी क्या करते थे? निर्माण के लिए दान भी दिया करते थे। यानी कि इन सब धर्मों का भी
समाज में सम्मान प्राप्त था। लोग एक दूसरे को जानते पहचानते थे और मानते थे, सम्मान देते थे। इन्होंने आत्मा परमात्मा को एक ही बताया था। अच्छा, यहाँ पे एक देखिए, शंकराचार्य ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्षेत्रों में क्या किया? मठों का निर्माण करवाया था। किसने? शंकराचार्य ने। परमात्मा और एक आत्मा को क्या बताया? एक ही है ये। और 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। तो ये इस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा अपने चरमोत्कर्ष पर था। कला साहित्य को बढ़ावा दिया गया। दक्षिण भारत के बड़े व भव्य ठोस चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए थे। इनके शिखर आयताकार होते थे, देखिए, ठीक है, चारों तरफ से बने हुए। इन शिखर आयताकार, ऊंचे एवं कई मंजिलों के होते थे। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती थी और इस प्रकार के मंदिर उत्तर भारत में मौजूद नहीं थे या इस समय के बनाए गए नहीं थे। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। तो किस वंश के राजाओं ने करवाया था? चोल वंश के राजाओं ने। किस वंश के राजाओं ने? चोल वंश। यहाँ पे देखिए नटराज की मूर्ति भी बनी हुई है। ये 14 मंजिला ऊंचा है। कितना मंजिला बना है? 14। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज मूर्ति स्थापित है। ये नटराज मूर्ति दोस्तों इस धातु के मंदिर के अंदर है। ये धातु की मूर्ति जो है, ठीक है, अंदर है। साहित्य की प्रगति कैसे हुई? बहुत ज़्यादा प्रेमी थे ये राजा लोग। और दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं में जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी के साथ साथ क्या थी? तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी, कौन थे? दंडी पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के राज्यसभा में रहते थे। कहाँ पे? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के राज्यसभा में। कंबन द्वारा लिखित रामायणम, दक्षिण भारत में लिखी गई थी रामायणम, उसको किसने लिखा था? कंबन ने। और रामचरितमानस को किसने लिखा था? तुलसीदास ने। किसने? तुलसीदास ने। तो ये सारी चीज़ वहीं से ली गई हैं। आय के स्रोत या व्यापार व कृषि कैसी स्थिति में थी? तो दक्षिण भारत में मसालों का बहुत उत्पादन होता था और इसीलिए यूरोपीय लोग भारत में आए थे। वे अपने इन प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार से बहुत लाभ उठाते रहे। दक्षिण पूर्व एशिया से इनके व्यापारिक संबंध अच्छे थे। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम व मिस्र के साथ दूसरे मलय द्वीप समूह के साथ, वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था। क्या नाम था? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में स्थित था दोस्तों, जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जो नदियों के तटीय इलाकों और धान की, गन्ने की खेती की उपज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी ये दोस्तों। दक्षिण भारत का विदेशों से कैसे संपर्क था, आइए देखते हैं। तो चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी। तो जल सेना का विकास सबसे अधिक मात्रा में किसने किया था? राजा राजेंद्र ने। ठीक है, तो ये राजेंद्र प्रथम ने चोल वंश के शासक थे। ठीक है, इसकी सहायता उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलाया द्वीप समूह में अपने संपर्क बनाए रखने के लिए किया था। हमारे ऊपर कोई आक्रमण न कर पाए, इसलिए इन्होंने क्या किया था? जल सेना बनाई थी। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए, उन्होंने बस्तियां बनाई। कुछ बौद्ध प्रचारक भी पहुँचे। विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित हो गए और भारतीय विचार, कला व रीति रिवाज अपनाते चले गए। इसी प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में, ठीक है, जावा जिसे कहते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया का क्षेत्र, बस्तियां स्थापित की जो भारतीय संस्कृति के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंबोज, कंबोडिया और चंपा जिसके शैव शासक थे, कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया गया। ठीक है, यानी कंबोडिया को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया गया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखे गए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगे। भारतीय कला, साहित्य एवं भाषा का विस्तार हुआ। आज भी इसका प्रभाव वहाँ की स्थानीय संस्कृति में दिखाई देता है। आइए देखते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है
कि वहाँ की जनता इस पर आधारित नाट्य, यानी कि यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे तुम्हारे यहाँ क्या होता है, रामायण का लीला होता है, रामलीला, वैसे वहाँ पर भी क्या होता है, लोक नाट्य होता है रामायण पर आधारित। इंडोनेशिया में आज भी संस्कृत के कई शब्द मौजूद हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बोली जाती है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, कंबोडिया में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा इसको। जो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। इस मंदिर जो है विश्व धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियाँ उभरी हैं और मूर्तियों के रूप में भी बनाई गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। अद्भुत बात यह है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं है। कहाँ पे है, बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है, बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा या सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं दोस्तों 5 MCQ जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय या दंती दुर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 2, चोल साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था, राज्यम, कुर्रम, मंडलम या नाडु। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम या राजराज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो इसको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था, विजयालय, राजा राज प्रथम, करिकाल या राजेंद्र प्रथम। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। तो आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो दोस्तों आपका BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 जो कि आपका आने वाला वैकेंसी है दोस्तों जूनियर लेवल के लिए और माध्यमिक लेवल के लिए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको मिस मत करिएगा, स्किप मत करिए ये वीडियो दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता रहूँगा। और जब ये क्लास 8 तक जब ये SCRT की बुक खत्म हो जाएगी, इसके बाद में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 50 MCQ भी आपके बीच में हम करवाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लगातार चैनल पर बने रहिएगा, मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।